So hey, hello everyone. This is the unit 3 in business economic and today's lecture we are studied demand analysis. तो शुरू करते हैं with the session roadmap what we study in today's video. So आज हम पढ़ने वाले हैं meaning and nature of demand, law of demand and demand schedule, movement along and shifting of demand curve, exceptions to law of demand, elasticity of demand and measurement of elasticity. Start with the meaning. So we have थ्री वर्ड्स, इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एक होता है डिजायर। सो व्हाट इज डिजायर? डिजायर, मान लीजिए आपको पिज्जा खाना है और आपको बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं पिज्जा खाऊं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। तो ये क्या होगी? ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग होगी, एक डिजायर होगी। फिर तो आपको सलाइवा आएगा, उसी से पेट भरना पड़ेगा क्योंकि आपको भूख लगी, आपका मन कर रहा है, राइट? व्हाट इज डिमांड? तो वो एक विशफुल थिंकिंग होगी। लेकिन अगर आपके पास मनी है लेकिन आप खर्च नहीं करना चाहते, तो वो वांट होगी। आपके पास पैसे तो हैं लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपनी बुक्स खरीदनी है, तो आप खर्च नहीं करना चाहते उसको वहां पर, तो वो क्या होगा? वो होगी वांट्स। उसको क्या बोलेंगे? वांट्स। Demand refers to quantity of product that a consumer able भी होना पर चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए, and willing to purchase और इच्छा भी हो कि वो खर्च करे at given price at given time. So demand is defined as the quantity of product which a consumer is not only desire to purchase and able to purchase but is also ready to purchase given price and at given point of time. सिर्फ पैसे होना ही जरूरी नहीं है, वो उसको खर्च भी करे, उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि उस टाइम वो उस पैसे को खर्च करे। अगर मुझे पिज्जा खाना है तो वो उसे वो पैसे दे और ले पिज्जा को। दिस इज कॉल्ड डिमांड। डिमांड इज फ्लो concept. It expressed per unit of time, like per day, per month, per year. The relationship between price and quantity demanded is inverse. इसका क्या मतलब है? अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर 399 का वन पिज्जा मिल रहा है, होता है जनरली, क्या होता है? 399 का वन पिज्जा मिल, क्या हो अगर ये पिज्जा 100 रुपीज इंक्रीज होके 499 का हो जाए? पिज्जा पिज्जा की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर ये 299 का हो जाए तो यानी कि पिज्जा की डिमांड बढ़ जाएगी। हम ज्यादा पिज्जा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। Difference between demand and quantity demanded. So if we talking about demand, if we talking about the demand and is the difference between demand and quantity demanded. So demand is quantity that buyer are willing and able to buy at different prices during a given time. Right. And what is quantity demanded? Quantity demanded is a specific amount,
that buyer able and willing to buy at one एक प्राइस पर भी वो बाय करने के लिए रेडी हो जाए, उसे बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडिंग। फोर, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ₹1 में कंज्यूमर 4 आइसक्रीम खरीदने के लिए एबल और विलिंग है, तो इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर कंज्यूमर अगर ₹1 हो तो वो 4 क्वांटिटी खरीदे, क्वांटिटी डिमांड करें। अगर प्राइस बढ़कर ₹2 हो जाए तो वो 3 आइसक्रीम ही परचेज करें। अगर प्राइस बढ़कर ₹3 हो जाए एंड एबल है टू परचेज, और क्वांटिटी डिमांडेड जिसमें एक ही प्राइस पर वो क्वांटिटी डिमांड करे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। So next is law of demand. What is law of demand? What is law of demand? Law of demand state that other things remain constant. The demand for a good extended with fall in price and contraction with a rise in price is called law of demand. Means state that the functional relationship between price and quantity demanded if other things remain constant, यानी कि यहाँ पर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट को सिटिस पेरिबस भी बोलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर प्राइस फॉल करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज होगी, राइट। अगर प्राइस इंक्रीज करता है, अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगी। मीन्स इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होगा। So law of demand indicate only the direction of change in demand, not the magnitude of change. Means law of demand only ये बताता है कि change डिमांड इंक्रीज हुई या डिक्रीज, बट ये नहीं बताता कि कितनी इंक्रीज हुई और कितनी डिक्रीज हुई। सो इसके लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज द characteristics what is the characteristics law of demand? What is the characteristics of law of demand? We study this. So first is relationship, inverse relationship.
का मतलब क्या है कि डिमांड और सप्लाई में इनवर्स रिलेशनशिप मिलता है। डिमांड और क्वांटिटी, सॉरी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड में, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। सेकंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। Quantity demanded is dependent variable. Means, what is the meaning of it? प्राइस का चेंज होने पर डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी भी तरफ मूव कर सकती है और उसका इफेक्ट पड़ने वाला है क्वांटिटी डिमांडेड पर। लाइक अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते हैं, अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो कार की डिमांड कम हो जानी है, यानी कि पेट्रोल का इफेक्ट पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, कार पर। अभी एथेनॉल वाला केस ले लीजिए, जो नितिन गडकरी जी ने बोला था कि एथेनॉल कार्स में यूज करो तो उससे क्या होगा, क्या हुआ, एक तरीके से पेट्रोल पर इफेक्ट, पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, क्या हो गई, पेट्रोल की डिमांड कम कम हो गई। जैसे ही पेट्रोल की डिमांड कम हुई तो कार की सप्लाई, की जगह एथेनॉल यूज करने लगे। एथेनॉल जैसे ही एथेनॉल की जैसे ही बिक्री बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी, पेट्रोल का प्राइस कम होना स्टार्ट हो गया। दिस इज कार, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड वन इज अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ, इसका मतलब ये है कि कीमत, प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है। एडवर्टीजमेंट, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस के इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ चेंज किस में होगा, प्राइस में। फोर्थ वन इज डायरेक्शन ऑफ चेंज, डायरेक्शन ऑफ चेंज। डायरेक्शन ऑफ चेंज मीन्स ये बोलता है कि ये केवल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बताता है, क्वांटिटेटिव को नहीं बताता। यानी कि ये ये बताता है कि प्राइस के घटने या बढ़ने से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हुई, लेकिन कितनी परसेंट हुई ये नहीं बताता। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ law of demand. So now next topic is, so डिमांड शेड्यूल में हम क्या, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट showing the relationship between price and quantity demand। जब टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी में
रिलेशनशिप शो करते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल के दो एस्पेक्ट है, फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? Individual demand schedule is defined as the table which show quantity of a quantity of a given commodity which individual will buy at all possible prices at a given price. This is called individual demand schedule. Like अगर पिज्ज़ा 1 रुपए में मिल रहा है तो हम 4 क्वांटिटी परचेज करेंगे। 2 रुपए में मिलता है तो क्वांटिटी कम, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी गिरकर 3 आ गई, 3 ही खरीदेंगे। अगर पिज्ज़ा का प्राइस 3 रुपए हो जाता है तो हम उसको कम करके 2 रुपए तक आ जाएंगे। सो अगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करें तो कैसा बनेगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व? लेट मेक इट। या क्वांटिटी का करेंगे, ये एक्सेस सीजन, ये वाले। हम 1 रुपए में पिज्जा लेते हैं तो हमें 4 यूनिट मिलेंगी। 1 रुपए में पिज्जा लेने पर 4 यूनिट मिलेंगी। अगर हम 2 रुपए में पिज्जा लेते हैं, अगर 1 रुपए में हम पिज्जा लेते हैं तो हमें क्वांटिटी 4 मिलने वाली। अगर वही प्राइस बढ़ाकर 2 कर दिया जाए तो हम कम खरीदेंगे, 3 पे आ जाएंगे। अगर 3 रुपए में खरीदे तो दो ही क्वांटिटी मिलेगी। और वही प्राइस बढ़कर 4 रुपए हो जाए तो उस चीज को हम एक ही क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, लेंगे डिमांड कर, क्या बोलेंगे? डिमांड कर। इंडिविजुअल डिमांड कर। मार्केट डिमांड कर। व्हाट इज मार्केट डिमांड का? Market demand schedule is market demand schedule is defined as the quantities of a given commodity which all consumer will buy at the possible price at given moment of time. Market demand at given price is sum of individual demand of all buyer. Here buyer is A and B. मार्केट में डोमिनोज भी है, पिज्जा गैलरिया भी है। तो दोनों को मिला करके जितना मार्केट में बेचा जा रहा है, डिमांड हो रही है, लाइक 1 रुपए में डोमिनोज से 4 पिज्जा आ रहा है और 1 रुपए में पिज्जा गैलरिया वही 5 पिज्जा दे रही है। 2 रुपए में डोमिनोज अगर 2 रुपए में देता है तो उनसे वहां से कितना डिमांड जा रहा है, 5। और वही पिज्जा गैलरिया में वो घटकर 4 हो जाती है। अगर प्राइस 3 हो जाता है, डोमिनोज दो पिज्जा ले जा रहा है, ग्राहक कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। वही पिज्जा गैलरिया से 3 रुपए में 3 डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट डिमांड में दोनों का एग्रीगेट देखेंगे कि पिज्जा गैलरिया और डोमिनोज दोनों का मिला करके 9 क्वांटिटी डिमांडेड है। 5 and 4 9, 2 and 3 5। लेट्स टेक एन डिमांड मार्केट डिमांड का। टेढ़ा है आपकी तरह, बट कोई नहीं। टेढ़ा है तो क्या हुआ, टेढ़ा है पर मेरा है ना। इसी दवा है डिमांड।
3 रुपए है, अगर प्राइस 3 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 हो रही है। अगर वही प्राइस बढ़ करके 4 रुपए हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड करके 1 रुपए हो जाएगी। तो दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ ए। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर प्राइस लिया जाएगा, यहाँ पर क्वांटिटी। अगर प्राइस 4 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी की जा रही है? 2। वही प्राइस घटकर 3 रुपए हो जाता है तो क्वांटिटी 3 करके यहाँ पर जो बन रहा है हमने ऊपर देखा अभी। चार डिमांड 4 रुपए प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है? 3। राइट। और जब प्राइस 3 रुपीज है तो कितनी डिमांड की जा रही है? 5। सो ये जो सो मार्केट डिमांड कर्व, दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व। जब दोनों की डिमांड को एग्रीगेट कर दिया तो वो टोटल बन गया मार्केट डिमांड कर्व। So this is all about the demand schedule. Next topic is why demand curve slope downward. Why demand curve slope downward? Why does demand curve slope downward? So first reason is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. ये क्या बोलता है? A quantity consumed decrease, marginal utility increase, or a quantity consumed increase, marginal utility fall. So the consumer buy more only at a low price. यानी कि जब प्राइस कम होगा तभी कंज्यूमर ज्यादा बाय करेंगे। सो वी कैन से लॉ ऑफ डिमांड ऑफ law of diminishing marginal utility refers to the phenomenon whereby the mu of any good diminishing as more and more of goods purchased or consumed। जितनी ज्यादा गुड्स कंज्यूम की जाएगी उतनी ही डिमिनिशिंग रेट क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट पर आकर दोनों इक्वल हो जाते हैं। दूसरा है इनकम इफेक्ट। इफ इन प्राइस raise real income, enable great purchase, meaning what is the meaning of it? Income effect is the effect that a change in person real income caused by change in the price of commodity has on the quantity of that commodity। Let's take an example कि अगर किसी पर्सन की इनकम 15 रुपीज है, किसी पर्सन की इनकम 15 रुपीज है और वो उससे उसकी प्राइस और वो एप्पल परचेज करना चाह रहा है और एप्पल है 5 रुपीज के, तो कितने रुपए कितने किलो एप्पल परचेज कर सकता है? 3 kg, राइट। यदि एप्पल की प्राइस कम होकर 3 रुपए kg हो जाए, अब वो अब क्या होगा? उसके पास 6 रुपीज बच गए, तो वही यानी कि उसकी रियल इनकम बढ़कर 6 रुपए, इनकी रियल इनकम बढ़ गई, यानी वो अब इतने ही प्राइस में एक्स्ट्रा एप्पल परचेज कर सकता है। अब वो 5 kg ले सकता है वही 15 रुपीज में, तो यानी कि उसकी रियल इनकम बढ़ गई, वो ज्यादा परचेज कर सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनकम इफेक्ट। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट? अ फॉल इन प्राइस मेक द गुड रिलेटिवली चीपर देन द सब्स्टिट्यूट। यानी कि सब्स्टिट्यूट मीन्स
जैसे कि कोक एंड पेप्सी, दीज आर द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, राइट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी एंड कॉफी, यानी कि अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफी, सॉरी, अगर चाय के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर चाय की डिमांड कम हो जाती है तो कॉफी, चाय के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो कॉफी की, सॉरी, लेट्स एक्सप्लेन इट अगेन। अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हम कॉफी पर शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे पास कॉफी है अभी, तो हम कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। वहीं अगर चाय के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हम चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे, चाय लवर, राइट। दिस इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, तो हमारे पास उसके, हम उसके पनीर बना सकते हैं, हम उसको पीने के लिए यूज कर सकते हैं, हम उससे दही बना सकते हैं। लेकिन जब कब करेंगे ये? जब प्राइस कम होगा, जब दूध का प्राइस कम होगा तो हम सारे काम कर लेंगे, लेकिन वही दूध का प्राइस बढ़ जाता है तो पीने के लिए मिल जाए वही बहुत है ना, यानी हम डिमांड कम कर देंगे। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, न्यू बायर एंटर एट लो प्राइस। क्या मतलब? अगर किसी चीज की प्राइस कम है, अगर किसी चीज की प्राइस कम है तो सारे लोग खरीदेंगे, और अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई पीक पर रख दी तो कम लोग खरीद पाएंगे। जैसे कि आईफोन, इतने हाई प्राइसेस हैं तो हर कोई थोड़ी ना अफोर्ड कर सकेगा, यानी कि उसका कंज्यूमर ग्रुप छोटा हो गया। कंज्यूमर ग्रुप छोटा हो गया तो डिमांड क्या होगी? कम हो गई उसकी, राइट। सो दीज आर द रीजन कि डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है। ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेनेवर डिमांड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। वी अज्यूम दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जिसको सिट्रस पैरिबस बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ कैजुअल प्राइस टू डिमांड, डायरेक्शन प्राइस टू डिमांड में, यानी कि प्राइस में चेंजेस का इफेक्ट डिमांड पर होने वाला है। So these are the characteristics of law of demand. Now, exception to the law of demand. What is the exception of law of demand? First, a Babylon good. Babylon goods. Babylon means prestigious goods. Demand rise with rising price. जैसे prestigious good के demand increase, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड भी इंक्रीज होगी, और जैसे ही प्राइस फॉल कर जाता है डिमांड भी फॉल कर जाएगी। जैसे कि की पेंटिंग एकदम वेवलन, एकदम स्टेटस सिंबल, लाइक और सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि आईफोन, इनका प्राइस जितना इंक्रीज होता है हम उसको लेते हैं, नए नए आते रहते हैं, नई और जैसे कि कालीन, बहुत प्रेस्टीजियस, और डायमंड, जैसे इनका प्राइस बढ़ता है हम इसको, हमारी तीव्र इच्छा होती है कि हम उसको और लें। वाह वाह, क्या हिंदी है। सो गिफिन गुड्स डिमांड राइज व्हेन अ प्राइस rise with a rise in price, and demand fall with a fall in price। डिफरेंट गुड्स कौन से होते हैं? वे लो क्वालिटी के गुड्स जिनके प्राइस में कमी होने पर डिमांड भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बाजरा, लो क्वालिटी का गुड्स है। बाजरे के प्राइसेस जैसे ही डिक्रीज होते हैं कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा रियल इनकम बढ़ जाएगी, तो वह बढ़ी हुई रियल इनकम से वीट खरीदेगा। की डिमांड कम हो जाएगी, राइट। सो ये गिफिन गुड्स होते हैं, एक्सेप्शन है, याद रखने, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में मस्ट मस्ट है, आता ही है। कॉन्स्पिशियस गुड्स क्या होते हैं? लग्जरी आइटम बोथ फॉर डिस्प्ले और स्टेटस, नॉट फॉर द प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकल में कोई यूज नहीं है, जस्ट 100 पीस के लिए खरीद ले, जैसे कि बहुत बड़े बड़े
गुलदस्ते टाइप के होते हैं जो घर में शो करते हैं, वो बहुत महंगे आते हैं, उनका कोई यूज नहीं है, लेकिन बस स्टेटस सिंबल है, लाकर रख दिया, प्रैक्टिकल यूज कुछ नहीं है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द कंज्यूमर एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्राइस राइज। हम ये सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट के, जब ये हमने एक ड्रेस पसंद आ गया, हम सोचेंगे ये ड्रेस कितनी अच्छी है, लेकिन जब इसका प्राइस ड्रॉप चल जाएगा ना, जब सेल में आ जाएगी, तब हम उसको परचेज करेंगे, तो हम उसको फ्यूचर पे डाल देते हैं, तो इससे भी डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन है कि जब प्राइस इंक्रीज जो होता है, तो तब भी हम उसको नहीं, जब भी हम उसको नहीं खरीदते, हम उसको आगे इन फ्यूचर के लिए डाल देते हैं। प्राइस कम है तो भी, प्राइस कम हो जाता है तो भी हम नहीं खरीदते। नेसेसिटीज ऑफ कंज्यूमर, जैसे कि चावल, सॉल्ट, शुगर, ये ऐसी चीजें हैं जिस पर प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ता, प्राइस घटे बढ़े कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, खरीदनी ही है। बैगवेंडम इफेक्ट में भेड़ चाल, क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूंगा, वो वाली चीज होगी। सब लोग कुएं में गिर रहे हैं तो मैं भी गिरूंगा, वो चीजें खरीदना जो सब लोग परचेज कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ये अफवाह फैली थी कि दोबारा से लॉकडाउन लगेगा, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने परचेजिंग बढ़ा दी, चीजों को खरीद कर रखना बढ़ा दिया, इवन तो उनके प्राइस ज्यादा थे। जैसे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो कैसे लोग पेट्रोल को जमा करने लगे, इवन तो उसके प्राइस ज्यादा थे, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। सो बाकी हम पढ़ते हैं कल, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। So the next topic is moment alone versus shifting of demand curve. Movement along the demand curve. Right. देखो, अगर जब अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, तो अगर प्राइसेस में चेंज होते हैं और तब डिमांड में होने वाले चेंजेस को एक ही डिमांड कर्व के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर शो किया जाता है। अगर अगर प्राइस कम होने से डिमांड में इंक्रीज होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए हम एप्पल खरीद रहे हैं और उसका प्राइस 5 रुपए है। अगर हम 5 रुपए में एक एप्पल खरीद रहे हैं, ठीक है, क्या होता है कि अगर प्राइस कम हो करके, ये प्राइस कम हो करके 1 रुपया हो जाए, तो हम कितने किलो एप्पल खरीद सकते हैं, 5 किलो। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्राइस के कम होने से डिमांड एक्सटेंड हो रही है। क्या हो रही है, प्राइस के कम होने से डिमांड एक्सटेंड हो रही है, लाइक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, y-axis and x-axis, sorry, x-axis and this is the y-axis, x-axis, ठीक है। हमने क्या देखा कि प्राइस, यहाँ प्राइस शो करते हैं और यहाँ पर क्वांटिटी। प्राइस जब 5 रुपए था तो हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, 1। जैसे ही प्राइस कम होकर 1 रुपया हो गया, तो हमने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी, हम एप्पल ज़्यादा खरीदने लगे, यानी कि दिस इज डिमांड का, यानी कि हमारी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, एक्सटेंड हो गई। क्या हो गई,
एक्सटेंट डिमांड हमारी बढ़ गई। सो वी कैन से एक्सटेंशन ऑफ डिमांड refers to a rise in quantity demanded as a result of fall in price। सेकेंड एस्पेक्ट पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। Other thing remains constant when price fall, so quantity demanded as a result of rise in price, right? Like take an example, जब एप्पल का प्राइस 1 रुपए था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 5। जब एप्पल का प्राइस बढ़ करके 5 हो गया तो हम एक ही क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। तो अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये क्या बता रहा है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू शो करें, देखो भाई लाइन पे मत जाना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है, समझ आ जाएंगे। क्वांटिटी और प्राइस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो जब कीमत, जब इनकी एप्पल की प्राइस 1 रुपीज़ था तो हम कितना खरीद रहे थे? 5। जैसे ही इसका प्राइस बढ़ करके 5 रुपीज़ हो गया तो हम एक ही क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिमांड क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्टेड हो रही है। ठीक है। सो ये है मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चेंज और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसमें जो चेंजेस होते हैं वो इनकम, कंज्यूमर की इनकम की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स, या फिर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज हो गया, या फिर इन फ्यूचर प्राइसेस में चेंज होने वाला है तो अभी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉपुलेशन क्या है, इन सब का इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर प्राइस जो है, यहाँ पर प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है एंड इनकम एंड अदर फैक्टर्स को लेके जाता है कि अगर इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फर्क पड़ता है। तो इंक्रीज इन डिमांड को फर्स्ट है इंक्रीज। इंक्रीज इन इंक्रीज इन डिमांड का रेफर्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक टेबल बनाते हैं, सेम प्राइस, मोर डिमांड। कैसे? जब प्राइस 3 रुपए है तो हम तीन आइसक्रीम खरीद रहे हैं। जब प्राइस 3 रुपए है उस चीज़ का, लेकिन हमारी इनकम बढ़ गई तो इनकम बढ़ने से हम ज़्यादा डिमांड, हमारी डिमांड, हम ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करेंगे, राइट। दूसरा, अगर हमारी क्या हुआ कि प्राइस 3 रुपए में हम 3 आइसक्रीम परचेज कर रहे हैं, अब प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए 4 रुपए, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 3 रुपीज़ हो जाएगी। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे रियल इनकम पर इफेक्ट पड़ता है, इनकम पर, लाइक पहले 1 रुपए मान लो 5 रुपीज़ की 3 टॉफ़ीज़ आती थी। अब क्या हुआ कि
उस टॉफीज की प्राइसेस बढ़ गए, अब वो 2 रुपए की हो गई, तो अब कितनी टॉफी आएंगी? एक टॉफी आएगी, क्योंकि 5 रुपए की एक टॉफी आने लगी ना, तो इस हिसाब से इस पर इफेक्ट पड़ता है। अब इसका अगर डायग्राम बनाए तो कैसे बनाएंगे? एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांडेड देंगे, यहाँ पर हम प्राइस लेने वाले हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि जब हमारा प्राइस ₹3 था, तो हम क्या कर रहे थे? 3 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। और जब हमारी इनकम बढ़ गई लेकिन प्राइस सेम है, तो हम ज़्यादा चीज़ खरीदने लग गए, हमारी आइसक्रीम एक एक्स्ट्रा आ गई, 4 आइसक्रीम ले आए। दूसरा केस क्या है कि प्राइसेस बढ़ गए उस चीज़ के, तो इससे क्या होगा? इनकम हमारी, रियल इनकम हमारी कम हो गई कहीं ना कहीं। तो जब 3 रुपए की 3 खरीद रहे थे, जैसे ही प्राइस 4 रुपए हुआ, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड घटकर यहाँ हो गई। डिमांड का, ये डिमांड, तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन। तो यहाँ पर क्या हुआ? इंक्रीज इन डिमांड, राइट। यहाँ पर प्राइस बढ़ गई, यानी कि ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट इज, अगर डिमांड डिक्रीज होती है, सो डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू इनवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का। इसमें सॉरी, एग्जांपल लेते हैं कि वही, जब हम कोई भी सामान, हम आइसक्रीम परचेज कर रहे हैं, उसका प्राइस 3 रुपए है, तो क्वांटिटी हम कितनी खरीद रहे हैं? 3। अब प्राइस तो 3 ही है, लेकिन उसकी इनकम कम हो गई, इनकम कम होने से वो कम खरीद पाएगा। ओके। सेकंड सिनेरियो कम क्या बनता है कि प्राइस में कमी कर दिया, 3 रुपए की थी तो वो 3 खरीदते थे, जैसे ही प्राइस कम हो गए तो उसकी रियल इनकम पर इफेक्ट पड़ा, जिससे वो उनकी सामान, जो आइसक्रीम थी वो परचेज ज़्यादा बढ़ गई, राइट। अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो, अगर हम मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, here is price, here is quantity demanded, this is x axis, this is y axis। तो जब वो आइसक्रीम परचेज कर रहा था 3 रुपए में, तो 3 मिलती थी, ठीक है ना। उसे 3 रुपए में 2 आइसक्रीम, जैसे ही अब उसे 3 रुपए में 2 आइसक्रीम मिलती हैं, 3 रुपए में 2। कि जब प्राइस कम हो जाता है तो 3 रुपए में उसे 3 आइसक्रीम मिलती थी, अब उसे 2 रुपए में कितनी आइसक्रीम मिलने लगी? 3। तो हमारा डिमांड, यहाँ डिमांड कर्व यहाँ था, नाउ ये यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ, यानी कि वे डिक्रीज हो गया, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज गिवन गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। सो इससे पहले एक बार को इसको हम देख लेते हैं, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग अलोंग विद डिमांड कर्व। So, movement along with demand curve is caused only by change in goods on price, that other factors constant रहेंगे। एक्सटेंड कम होगा जब प्राइस कम हो जाता है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, इसे डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कब हो जाता है? जब प्राइस इंक्रीज होते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो जाती है, यानी कि वो अपवर्ड मूवमेंट करती है। शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व की बात करें तो इसमें अदर फैक्टर्स
पर काम होता है, कारण रीज़न होता है, एंड प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। इसमें अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, राइटवर्ड वो शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन इनकम अगर डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने वाली है। So next topic is given goods and inferior goods. If we're talking about given goods and inferior goods, if the price increase and प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है और गिफिन गुड्स होती हैं, ये लोअर क्वालिटी की गुड्स होती हैं, लाइक राइस, ब्रेड, पोटैटोज, जो अगर हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर करके रखें, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। वहीं इंफीरियर गुड्स की बात करें तो इनका इनकम का इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम उनकी डिमांड करना कम कर देते हैं, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती हैं। ये लो क्वालिटीज़ की गुड्स होती हैं, चीप क्लॉथ्स होते हैं। जैसे कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, अभी हमारी प्राइवेट जॉब है, हम इतना अच्छा खासा नहीं कमाते, अब क्या हुआ, मैं गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब मेरे पास पैसे आने लगे, तो मैं एकदम हाई क्वालिटी के क्लॉथ्स परचेज करूँगी, हाई क्वालिटी की चीज़ें लेकर आऊँगी, तो वो इफ़ेक्ट पड़ता है, राइट। तो इसमें इनकम का इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर। द मेन पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर, all given goods are inferior goods, but not all inferior goods are given goods. That was the most important point for the UGC net purpose. इसको हम पढ़ेंगे बट बाद में, इससे पहले हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड जो था वो हमारा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट थी। उसमें ये नहीं बताया जाता था कि जो प्राइसेस के चेंज होने से डिमांड पर कितना परसेंटेज इफेक्ट पड़ रहा है। उसमें सिर्फ ये बताता था या तो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज होगी, कितना होगी वो नहीं बताता, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस चीज़ को बताता है, इस चीज़ को मेजर करता है। सो हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्या है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, राइट। एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। इलास्टिसिटी is measure of responsiveness of one variable to change in other। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कहाँ तक चेंज हो रहा है ये मेजर किया जाता है इसमें। सो प्राइस इलास्टिसिटी इज द डिमांड that ratio of percentage change is quantity demanded in respect of percentage change in price। किस परसेंटेज से चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस में। इसमें हमेशा माइनस लेकर चलते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर इसके हम फॉर्मूला की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या डिग्रीज होती हैं। तो हम इसमें 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड वन इज इनकम इलास्टिसिटी एंड थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी। फर्स्ट पढ़ते हैं जो है परफेक्ट इलास्टिसिटी।
डिमांड ये इनफाइनाइट होती है। मीन्स perfect elasticity demand is one in which a straight change in price cause an infinity change in demand। मीन्स प्राइस के थोड़ा सा भी चेंज होने पर डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाने वाली है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी। अगर इसका हम डायग्राम को समझे अगर इसके हम डायग्राम को समझे तो here is price, here is quantity of demand। so इसमें बोला गया है कि अगर प्राइस में हल्का सा भी चेंज आता है तो हमारी डिमांड इनफाइनाइट हो जाने वाली है। हमारी डिमांड इनफाइनाइट हो जाने वाली है। ठीक है। सेकंड वन इज परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। परफेक्ट इन इलास्टिसिटी क्या होती है? अ परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड इज वन इन विच अ चेंज इन प्राइस प्रोडक्ट प्रोड्यूस नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि प्राइस में चाहे कितना भी चेंज हो जाए हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हेयर इज द डायग्राम। हेयर क्वांटिटी एंड प्राइस में चाहे कितना ही इफेक्ट पड़ रहा है, सॉलिड एम्ब्यूजर सीमेंट की दीवार है, नहीं गिरेगी, उस टाइप से है कि परफेक्ट इन इलास्टिसिटी में चाहे कितने भी प्राइस में चेंज हो जाए हमारे इन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वो होता है परफेक्ट इन इलास्टिक। यही हम डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिसिटी। इन यूनिटरी इलास्टिसिटी अगर जब प्राइसेस में जितने परसेंटेज से चेंज होता है डिमांड में भी उतने ही परसेंटेज से चेंज हो तो उसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। यानी कि अगर किसी चीज़ का प्राइस 3 रुपए बढ़ रहा है तो डिमांडेड भी उसकी 3 ही है, उसको बोलते हैं। ये इस टाइप से होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना है। ED इक्वल्स टू 1 यूनिटरी। जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड में। नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक, यानी कि ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। प्राइसेस में जितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में उससे ज़्यादा परसेंटेज से जब चेंजेस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। ये जनरली फ्लैटर होता है, इंपॉर्टेंट है, फ्लैटर होता है, याद रखिएगा, लाइक दिस। और इसकी अगर हम बात इलास्टिसिटी की बात करें तो मोर देन 1 होती है। इन रिलेटिवली इन इलास्टिक, जिसको हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी बोलते हैं, इसमें बोलता है कि अगर हमारे प्राइसेस में जिस परसेंटेज से चेंज होता है हम क्वांटिटी डिमांडेड में उससे कम चेंज हो तो उसको हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ये जनरली स्टीपर होता है, राइट। एंड ये इसमें ये लेस देन 1 होता है। इन इलास्टिक में डिमांड लेस देन 1 होती है। सो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राइस इलास्टिसिटी। ये चीज़ें याद रखने की परफेक्ट इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होता है, परफेक्ट इन इलास्टिक 0। एंड यूनिटरी इलास्टिसिटी बात करें तो डिमांड इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है। रिलेटिवली इलास्टिक बात करें तो लेस देन 1 होते हैं। रिलेटिवली इन इलास्टिक की बात करें तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड मोर देन 1 होती है।
Now we're talking about income elasticity. इन इनकम इलास्टिसिटी हमारा इनकम का परसेंटेज चेंज से, इनकम के परसेंटेज चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होती है, और जब प्राइस कम हो जाता है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड क्या करते हैं, कम हो जाता है, राइट। तो if we're talking about positive income elasticity of demand, so the जब डिमांड की इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है तब कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने से, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और इनकम के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, कम हो जाती है। इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और इनकम के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। इसके डायग्राम की बात करें तो वो किस तरीके से बनने वाला है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव डिमांड कब बनेगा, प्राइस इतना था, प्राइस ए था तो डिमांडेड हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बी है। जब प्राइस बढ़ करके बी हो गया, सी हो गया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ करके कितनी हो गई, डी। सो दिस इज द, थोड़ा सा ठीक है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ये जनरली नॉर्मल गुड्स में मिलती हैं, राइट। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि जब भी प्राइस के बढ़ने से इलास्टिसिटी कम हो जाए और नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि अगर इनकम हमारी बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, और जब इनकम हमारी कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जा रही है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरली ये गिवन गुड्स में देखने को मिलता है, एंड इसका स्लोप लाइक दिस डाउनवर्ड होता है। यानी कि जब हम हमारा प्राइस ए था तो हम बी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे थे, जैसे ही हमारा प्राइसेस बढ़ गया उसका, तो हमारी इनकम बढ़ गई। हेयर प्राइसेस नहीं लेंगे, इनकम लेंगे। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम उसको कम कर देंगे, उन प्रोडक्ट्स को, और दूसरी चीज़ें खरीदने लग जाएंगे, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ये जनरली गिवन गुड्स में होता है। नाउ जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें प्राइसेस के चेंज, सॉरी, इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बेसिक और नेसेसिटी थिंग्स होती है, लाइक दिस। ये इन प्राइस में कौन सी इलास्टिसिटी होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो ये इन, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि एक्स प्रोडक्ट में अगर चेंजेस हो रहा है तो एक्स प्रोडक्ट के चेंज होने से वाई प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये जनरली सब्स्टिट्यूट गुड के फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, और थर्ड है जीरो। सो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में आता है। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो टी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कॉफ़ी महंगी हो गई तो हम चाय पे चले जाएंगे, वैसे भी चाय लवर है ना। नाउ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है, लाइक पेट्रोल और कार। जैसे ही पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो कार की डिमांड कम हो जाती है, और जैसे पेट्रोल के प्राइसेस कम होते हैं तो कार की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ये नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है। एंड जीरो की बात करें तो नो क्रॉस इफेक्ट, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होते।
सो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें 5 आएंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड और इलास्टिसिटी मेथड। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है वो अल्फ्रेड मार्सर ने दिया था। जज इलास्टिसिटी बाय कंपेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर चेंज इन प्राइस। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि हमने पहले भी हम देख चुके हैं, राइट। सो इसमें एक और फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करना है, एंड यस पेपर में आता है। ईडी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड अपॉन में क्वांटिटी प्राइस चेंज हुआ है वो, और स्टेबल प्राइस है वो। सो ईडी इज इक्वल्स टू परसेंट माइनस ऑलवेज भी देयर, राइट। सो परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी जो रियल है वो, जो पहले थी और अब जो हो गई है, जो या फिर अब जो है और होने वाली है, राइट। उसमें तो ये परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मेथड था जिसमें आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। सेकंड है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, सेम डिमांड कर्व की तरह ही होता है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो किया जाता है। रेशियो चेंज की इसमें बात होती है। सो ये इसका ये कैसे बनता है, लाइक दिस। ये हमारा डिमांड कर्व है। तो सेंटर में ईडी हम इलास्टिसिटी 1 होगी, ऊपर की तरफ इलास्टिसिटी मोर देन 1 एंड नीचे की तरफ इलास्टिसिटी लेस देन 1, राइट। नॉन लीनियर की बात करें तो ये एक नॉन लीनियर कर्व जो सीधा ना हो, और ये एडजस्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पर टच होता है, ये जो पॉइंट है ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, लाइक एम एन, दिस इज द पी। सो ईडी यहाँ पर होगी पी एम अपॉन में पी एन अपॉन में पी एम। दिस इज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि दिया था लेफ्टविच ने। नेक्स्ट वन इज आर्क इलास्टिसिटी मेथड। सो जब डी डी कर्व के मतलब डिमांड कर्व के दोनों पॉइंट के बीच प्राइस इलास्टिसिटी इसमें मेजर की जाती है, कैसे? ये प्राइस ये क्वांटिटी चेंज होने से हमारा डी डी कर्व बना, तो ए और सी इसमें जो चेंजेस हुआ इस अर्क को मेजर करने के लिए अर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट है, लर्न करना है, वो क्या है? क्वांटिटी जो चेंज हुई जो रियल में थी, क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी जो रियल में है, डिवाइडेड बाय प्राइस, प्राइस चेंजेस अपॉन में सेम प्राइस, दोनों का प्लस। इम्पोर्टेंट है ये, लर्न कर लीजिएगा। आर्क इलास्टिसिटी मेथड एंड द लास्ट वन इज रिवेन्यू मेथड। रिवेन्यू मेथड में हम एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का रिलेशनशिप करते हैं। इलास्टिसिटी में ऑल्सो बी मेजर्ड यूजिंग एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। This is the formula, average revenue divided by average revenue minus marginal revenue. This is the condition, important है कि अगर जब इलास्टिसिटी 1 है तो मार्जिनल रिवेन्यू 0 होगा, जब इलास्टिसिटी मोर देन 1 तो मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा होगा 0 से, एंड ये पॉजिटिव रहने वाला। इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो मार्जिनल रिवेन्यू 0 होगा, नेगेटिव, एंड इलास्टिसिटी 2 है तो मार्जिनल रिवेन्यू 1/2 AR होगा। ये अगर रिलेशनशिप की बात करें एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू, तो ये फॉर्मूला है मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी -1 अपॉन में ई। अगर
ई यानी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है तो मार्जिनल रिवेन्यू 0 होगा। इलास्टिसिटी मोर देन 1 है तो मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव होगा। और इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो अगर हम देखें तो ये हमारा एवरेज रिवेन्यू यानी डिमांड कर को एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं। और ये है मार्जिनल रिवेन्यू। सो मार्जिनल रिवेन्यू जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर एवरेज रिवेन्यू इलास्टिसिटी 1 होती है। इससे ऊपर इलास्टिसिटी मोर देन 1 और नीचे इलास्टिसिटी लेस देन 1। मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी जा सकता है। और मार्जिनल रिवेन्यू 0 भी हो सकता है। लेकिन एवरेज रिवेन्यू डिमांड कर कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। सो नाउ so this is all about revenue method. Now we discuss total expenditure method, most important है। देखो भाई, अगर परफेक्ट ईडी पर इक्वल्स टू 0 है, परफेक्ट इन इलास्टिक है, तो चेंज इन प्राइस के राइस या फॉल होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा टोटल रिवेन्यू का पर। तो अगर अगर प्राइस ईडी 0 है, परफेक्ट इन इलास्टिक है, तो प्राइसेस के राइस या फॉल होने पर टोटल रिवेन्यू मूव इन द सेम डायरेक्शन एज प्राइस। जैसे प्राइस जाएगी वैसे ही जाएगा। अगर वही है प्राइस यूनिटरी है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी है, 1 है, तो प्राइसेस के घटने बढ़ने का टोटल रिवेन्यू पर कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो अगर टोटल अगर प्राइस बढ़ती है तो टीआरबी बढ़ेगा। और अगर प्राइस कम हो जाता है तो टीआरबी कम हो जाएगा, यानी कि इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 है तो जब प्राइस राइज होगा तो टोटल रिवेन्यू कम हो जाएगा। और जब प्राइस फॉल करेगा तो टोटल रिवेन्यू बढ़ जाएगी। सो दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये की वर्ड्स हैं, इनको लर्न करना है। इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो हाँ, अगर ये पढ़ लीजिएगा कि नॉर्मल गुड्स के कंडीशन में इलास्टिसिटी कैसी होती है। लग्जरी गुड्स, सुपीरियर गुड, नेसेसिटी, इन्फीरियर, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटेटिव गुड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बार। और इनकम और सब्सटीट्यूशन एंड इनकम सब्सटीट्यूशन और प्राइस इफेक्ट को होता है। अगर गुड्स नॉर्मल गुड्स है तो इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, और इनकम कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी। इनकम का सब्सटीट्यूट इफेक्ट क्या पड़ेगा, नॉर्मल गुड्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ रहा है तो जो दूसरा जो हमारी प्रोडक्ट है वो कम, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अदर वाइस वर्सा। नॉर्मल गुड्स का प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वही है, प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम और कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव होने वाला है इन्फीरियर गुड्स पर। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे, डिमांड कम करने लग जाएंगे। और जैसे ही हमारे प्राइस कम होते हैं तो हम उसको ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। इन्फीरियर गुड्स में सब्सटीट्यूट इफेक्ट देखें तो नेगेटिव होता है, लेकिन अगर सब्सटीट्यूट इफेक्ट ज़्यादा है इनकम इफेक्ट से तभी होगा। अगर इनकम इफेक्ट है तो इनकम वाला इफेक्ट इसमें माना जाएगा। एंड प्राइस इफेक्ट की बात करें इन्फीरियर गुड्स पर तो नेगेटिव होता है। वही है, प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है और डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाते हैं। गिवन गुड्स की बात करें तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, सब्सटीट्यूट इफेक्ट भी नेगेटिव होता है, लेकिन जब सब्सटीट्यूट इफेक्ट ज़्यादा हो, जब इनकम इफेक्ट ज़्यादा पड़े सब्सटीट्यूट से। और प्राइस ये पॉजिटिव होता है कि अगर गिवन गुड्स पर अगर हमारी प्राइस बढ़ती है तो हम उन गुड्स को और ज़्यादा खरीद देंगे, और अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। फॉर द गिवन गुड्स द नेगेटिव इनकम इफेक्ट
effect outweighed the substitute effect, and positive price effect, the key concept to the law of demand. So this is all about the demand quantity, law of demand and elasticity of demand. So दे आज ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है. अब हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे, आप अच्छे से कीजिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, रिवाइज कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो. सो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो. अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. बाय बाय.